दुनिया के हर कोने का एक लॉजिक होता है। कहाँ पर पहाड़ होगा, कहाँ पर डेजर्ट होगा, कहाँ कहीं बारिश होगी, कहाँ बारिश बिल्कुल नहीं होगी। इन सब चीजों के पीछे एक लॉजिक होता है और वो लॉजिक हमें ज्योग्राफी से सीखने को मिलता है। तो आज के टॉपिक में हम ज्योग्राफी का बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। ज्योग्राफी एक डिसिप्लिन के रूप में, एक विषय के रूप में कैसे उभरा, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। हेलो, माई सेल्फ प्रियंका भदौरिया। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट चैप्टर ऑफ 11th क्लास, दैट इज ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। ज्योग्राफी एक विषय के रूप में। भूगोल एक कैसे विषय बना, कैसे वो उभरा, क्या क्या उसमें हम पढ़ते हैं, उसकी कौन सी ब्रांचेस होती हैं, इसके बारे में हम इस टॉपिक में जानेंगे। आज का टॉपिक है ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट। ज्योग्राफी का बेसिक नॉलेज, बेसिक इंट्रो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ज्योग्राफी क्या होता है। आप सभी जानते हैं भूगोल, हिंदी में ज्योग्राफी को भूगोल कहते हैं। ज्योग्राफी में हम अपने एनवायरनमेंट में या हमारी अर्थ में या पूरे यूनिवर्स में क्या हो रहा है, इन सब चीजों के बारे में नॉलेज गेन करते हैं। इन सब चीजों के बारे में हम सीखते हैं। ज्योग्राफी स्टडी ऑफ अर्थ फिजिकल फीचर्स। हम इसमें अर्थ के जो फिजिकल फीचर्स हैं, फिजिकल फीचर्स का मतलब होता है जो चीजें हमें पृथ्वी के ऊपर दिखाई दे रही हैं या पृथ्वी के अंदर भी अगर छुपी हुई हैं और हम उनको बाद में निकाल कर देख पा रहे हैं, तो ऐसे फिजिकल फीचर्स है जैसे माउंटेन, प्लेन, प्लेट्यूज या कोई भी मिनरल रिसोर्सेज जो अर्थ के अंदर पाए जा रहे हैं, उनको हम फिजिकल फीचर्स कहते हैं। फॉरेस्ट कैसा है, रेनफॉल कैसी है, क्लाइमेट, ये सारे फिजिकल फीचर्स होते हैं। फिजिकल फीचर्स के साथ साथ हम ह्यूमन एक्टिविटीज को इसमें पढ़ते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज का और नेचर का आपस में क्या इंटर रिलेशन है, एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, ये हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। इट हेल्प अस understand how different places are shaped by their natural environments and how people adapt to modify these environments। हम इसमें जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक चीज है या एक जगह दूसरी जगह से अलग है, कैसे ह्यूमन जो है हाँ अलग अलग तरीके के क्लाइमेट में अडेप्ट कर पाता है। जैसे बहुत सारे लोग ठंडे एरियाज में रहते हैं, जैसे साइबेरिया में रहने वाले लोग इतनी भी कोल्ड में माइनस टेम्परेचर में कैसे रह पाते हैं, कैसे लोग सहारा डेजर्ट या थार डेजर्ट में रह पाते हैं, कैसे एनिमल्स ने इन क्लाइमेट को अडॉप्ट किया, पोलर बियर पोलर्स रीजन में कैसे सरवाइव कर पाते हैं, या और भी अदर एनिमल्स या ह्यूमन है वो कैसे अडॉप्ट कर पाते हैं इस क्लाइमेट को, ये सब हम ज्योग्राफी में समझते हैं। तो ज्योग्राफी बेसिक क्या है कि हम अर्थ के फिजिकल फीचर्स के बारे में जानते हैं, ह्यूमन और अर्थ का जो रिलेशन है, एक दूसरे का संबंध है, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ साथ कैसे एक जगह दूसरी जगह से अलग है, वहां लोग स्पीसीज उस एटमॉस्फेयर को एडेप्ट करते हैं, ये सारी चीजें हम ज्योग्राफी में समझते हैं। इसके अलावा व्हाई स्टडी ज्योग्राफी, हम ज्योग्राफी को क्यों पढ़ते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि अगर कोई जगह हमारा घर है, सपोज करें अपने घर की बात करें, आपके घर में मम्मी होती है, मम्मी घर के हर मेंबर की मेंटेलिटी को समझने की कोशिश करती हैं कि साथ ही साथ उनके जो बच्चे होते हैं कि उनको क्या खाना पसंद है, क्या पीना पसंद है, घर को कैसे एक करके रखना है। जब हम बेसिक लेवल पर, इतने छोटे लेवल पर अपने परिवार को एक रखने के लिए, यूनाइट करने के लिए इतनी सारी चीजें समझते हैं, हर मेंबर एक दूसरे को समझता है, तो ऐसे ही अर्थ क्या है, हमारा बहुत बड़ा घर है जिसमें हम रह रहे हैं, जहां से हमको नेचुरल रिसोर्सेज मिल रहे हैं, जिनके बलबूते पर हम सरवाइव कर पा रहे हैं। अगर हम वही सारी चीजों को नहीं समझेंगे तो कैसे हम अपने प्लेनेट को या अपनी अर्थ को या यूनिवर्स को बचा कर रख पाएंगे। तो सबसे पहले ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शंस को समझने के लिए कि मानव और पर्यावरण का आपस में इंटरेक्शन क्या है, इसको समझने के लिए हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं कि ज्योग्राफी एक्सप्लोर हाउ ह्यूमन इंटरेक्ट देयर एनवायरनमेंट। दिस इंक्लूड्स हाउ वी यूज नेचुरल रिसोर्सेज, अडेप्ट टू डिफरेंट क्लाइमेट्स, क्रिएट सोशल एंड कल्चरल स्ट्रक्चर। ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट के इंटरेक्शंस में हम पढ़ते हैं कि कैसे ह्यूमन और नेचर जो है आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, कैसे ह्यूमन एक्टिविटीज है या नेचुरल एक्टिविटीज है ह्यूमन की सोशल लाइफ को, ह्यूमन की पॉलिटिकल लाइफ को, उसकी कल्चरल लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे जहाँ का क्लाइमेट होता है वहां के जैसे हम अडेप्ट कर लेते हैं। जैसे हिमालयंस में रहने वाले जो लोग हैं वो ठंडे एरिया में रहते हैं, तो उनके कपड़े पहनने का तरीका भी अलग होता है। वो फुल कपड़े पहनते हैं, मोटे कपड़े पहनते हैं, उनके खाने में थोड़ा नॉनवेज अधिक होता है। या जो लोग गर्म एरियाज में रहते हैं, ट्रॉपिकल एरियाज में रहते हैं, उनके पास ग्रेन होता है, एग्रीकल्चर की
एग्रीकल्चर के लिए अच्छी कंडीशंस होती हैं, क्लाइमेट अच्छा होता है, तो ऐसी कंडीशंस जब होती हैं तो अनाज पैदा कर पाते हैं, तो वहाँ के लोग वेजिटेरियन होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी सोशल कल्चरल लाइफ पे ज्योग्राफी का इम्पैक्ट पड़ता है। ज्योग्राफी ही डिसाइड करती है कि कहीं के फेस्टिवल्स कैसे होंगे, वहाँ फेस्टिवल्स में किस तरीके की एक्टिविटीज होंगी, ये सारी ज्योग्राफी डिसाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे यहाँ मकर संक्रांति होती है। मकर संक्रांति क्या है, ज्योग्राफी से रिलेटेड या क्लाइमेट से रिलेटेड फेस्टिवल है। उस फेस्टिवल में आपने देखा होगा हम प्रसाद में क्या चढ़ाते हैं, तिल या गुड़, सीसम सीड्स या जैगरी यूज करते हैं, क्योंकि उस टाइम पर हमारे यहाँ जो अनाज है वो तिल उग जाता है सर्दियों में, या गुड़ पैदा हो जाता है, तो इस तरीके से हम प्रसाद में उसका इस्तेमाल करते हैं। साउथ इंडिया में अगर आप देखेंगे क्लाइमेट बहुत ज्यादा गर्म होता है, तो वहाँ लोग हल्के कपड़े पहनते हैं, सफेद कलर के रंग, जो हल्के रंग होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। थार डेजर्ट में रहने वाले लोगों की आंखों में धूल ना जाए तो वो पगड़ी या साफा लपेट के रखते हैं, उसको छुपा के, अपनी आंखों को छुपा के रखते हैं डेजर्ट एरियाज में रहने वाले लोग। तो कहीं ना कहीं हमारे पहनावे, हमारे खान पान, हमारी सोच, बहुत सारी चीजों को ज्योग्राफी भी इन्फ्लुएंस करती है। जैसे अगर बहुत ऐसे टेरेन एरिया में रहें, कठिन एरियाज में रहे, माउंटेन्स पे रहे, जहाँ खाने पीने के लिए आपको चीजें बड़ी मुश्किल से मिले, आपको लड़ झगड़ कर सरवाइव करना पड़े, तो कहीं ना कहीं आपकी सोच वैसी हो जाती है। और अगर आपको वही चीज, खाने पीने की चीज बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है, तो आप हम्बल होते हैं, पोलाइट होते हैं, आपकी सोच बहुत पॉजिटिव होती है। वहीं जब सर्वाइवल की बात होती है तो हम कहीं ना कहीं थोड़े से, हमारी सोच पे भी फर्क आता है। तो जो है ह्यूमन और नेचर का जो इंटरेक्शंस है वो भी हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। और ह्यूमन और नेचर एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए, चेंजेस ओवर टाइम। ज्योग्राफी में हम चेंज को समझने के लिए कि किस तरीके से चीजें बदली, पहले जब ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ, मानव का विकास हुआ, जब वो जंगलों में रहता था, मांस खाता था, धीरे धीरे उसको समझ में आया, आग की डिस्कवरी की तो उसको समझ में आया कि नहीं, हम पकाकर भी खाना खा सकते हैं। फिर धीरे धीरे हमने कल्टीवेशन स्टार्ट किया, और टेक्नोलॉजी की हेल्प से नदियों पे ब्रिजेस बनाए, पुल बनाए। आज तो हम सैटेलाइट्स तक पहुंचा रहे हैं, स्पेस में सैटेलाइट्स पहुंचा रहे हैं, मून तक पहुंच गए, मार्स तक पहुंच गए। हमारे लिए कुछ भी अब क्या है, इम्पॉसिबल नहीं रहा है। तो इन चेंजेस को समझने के लिए भी हम ज्योग्राफी को पढ़ते हैं कि हमारे बीच में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस चेंजेस में कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये सारी चीजें समझने के लिए हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं। इसके बाद मैपिंग एंड विजुअलाइजिंग। हमें अगर किसी चीज की मैपिंग करनी है, उसको समझना है, तो मैपिंग करनी पड़ेगी। मैपिंग करने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में माउंटेन्स कहाँ हैं, प्लेन्स कहाँ हैं, किस तरीके के माउंटेन्स होते हैं, प्लेन्स के कितने टाइप्स होते हैं, प्लेट्यूज कितने होते हैं, कहाँ पे कौन सा रिसोर्सेज मिलेगा, कहाँ पे नहीं मिलेगा। तो इन सब की चीजें जो है, इन सब को समझने के लिए, इन सब को जानने के लिए हमको ज्योग्राफी की जरूरत पड़ती है। मैपिंग एंड विजुअलाइजिंग। ज्योग्राफी टीचर्स अस हाउ टू रीड एंड क्रिएट मैप्स। मैप्स कैसे बनाने हैं, विच आर एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस को जानने के लिए हमें मैपिंग करनी पड़ती है। इसके अलावा हमें बहुत सारे मॉडर्न टूल्स की मदद से ज्योग्राफी की और भी इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे GIS, GPS, रिमोट सेंसिंग की मदद से हम कहीं भी, मतलब फिजिकली उस चीज को टच भी ना करें, हमसे बहुत दूर हो तो भी हम उसकी जानकारी निकाल लाते हैं। हम यहाँ बैठे बैठे अपने इसरो में या नासा में दूसरे प्लैनेट्स पे क्या हो रहा है उनकी, सिर्फ वहां सैटेलाइट भेजकर रिमोट सेंसिंग की मदद से हम सारी जानकारी जुटा पाते हैं। GPS की मदद से हम पूरे ट्रैफिक को मैनेज करते हैं, नेविगेट करते हैं, लोकेशन ट्रैक करते हैं। बहुत सारी चीजें जो है, हम ज्योग्राफी की समझ जब हमको होती है तभी तो हमने ये टूल विकसित किए होंगे। ये जो टेक्नोलॉजी है, बिना ज्योग्राफी की मदद के अगर हमने समझा ही नहीं होगा कि कहाँ दूसरा प्लेनेट है, यूनिवर्स कैसे काम करता है, किस तरीके से वो सिग्नल भेजता है, तो हम तभी ये सारी चीजें बना पाए जब हम बेसिक ज्योग्राफी को समझे। कंट्रीब्यूशन टू डेवलपमेंट। जो ज्योग्राफी जो है हमारे डेवलपमेंट में भी कंट्रीब्यूट करती है। Geography equip us with the knowledge and skills to contribute national development efforts by understanding spatial patterns and planning actively। देखो, आपने देखा है कि अगर ज्योग्राफी में रिसोर्सेज होते हैं,
अर्थ के पास रिसोर्सेज है। अगर हमारे पास रिसोर्सेज ही ना हो, हम डेवलपमेंट कैसे करेंगे? अगर हमारे पास पानी ना हो, पेड़ पौधे ना हो, फॉरेस्ट ना हो, तो बहुत सारी चीजें रुक जाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर ही डेवलप नहीं हो पाएगा, बेसिक सर्वाइवल ही नहीं हमारा हो पाएगा। इसके साथ साथ डेवलपमेंट में किस तरीके से कंट्रीब्यूट करती है, जैसे हम हमारे स्पेशल पैटर्न्स को समझते हैं। स्पेशल पैटर्न्स क्या होता है, सबसे पहले तो वो जानेंगे। बार बार इस टॉपिक में ये टर्म आएगा कि स्पेशल पैटर्न्स क्या होता है। स्पेशल का मतलब होता है कि कोई चीज जो हमारी पहुंच से बहुत दूर है, उसकी लोकेशन जानना, उसकी पोजीशन जानना, उसके फीचर्स जानना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जानना, ये स्पेशल पैटर्न्स में आ जाता है। किसी भी चीज का बहुत डिटेल में अगर हमको नॉलेज चाहिए तो हम स्पेशल पैटर्न्स या स्पेशल पर्सपेक्टिव को फॉलो करते हैं। जैसे अर्थ जो है, अर्थ के अंदर कौन कौन से रिसोर्सेज होंगे, कोर में क्या होगा, मेंटल में क्या होगा, क्रस्ट पे क्या होगा, ये सब जानने के लिए हमको स्पेशल पैटर्न समझने पड़ेंगे। हमको अपने माउंटेन समझने के लिए, प्लेन समझने के लिए, रिवर समझने के लिए स्पेशल पैटर्न्स जानना पड़ेगा। दुनिया में कौन सी चीज कहाँ पर है, कितनी दूरी में हम उससे पहुंच सकते हैं, किस तरीके से उससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम स्पेशल पैटर्न्स की मदद लेते हैं, स्पेशल इंफॉर्मेशन गेन करने की कोशिश करते हैं। वो भी हमें क्या है, ज्योग्राफी की हेल्प से मिलती है। तो जब हम स्पेशल पैटर्न्स जान लेते हैं तो हम बहुत इफेक्टिवली किसी चीज को प्लान करते हैं। जैसे आजकल स्मार्ट सिटीज बन रही हैं। स्मार्ट सिटीज में क्या कर रहे हैं, पहले तो हम ये देखते हैं कि मैपिंग करते हैं, कार्टोग्राफी करते हैं, कोई सेंसिटिव एरिया है उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं, उस एरिया को पहचानने की कोशिश करते हैं कि ये सेंसिटिव एरिया तो नहीं है, यहाँ पे कोई क्राइसिस आ जाए या अर्थक्वेक ना आ जाए, वोल्केनो ना हो, तो ये सब जानने की कोशिश करते हैं। फिर वहाँ का ट्रैफिक सिस्टम भी है, जीपीएस जीआईएस की मदद से हम वहाँ पे ट्रैफिक मैनेज करने की कोशिश करते हैं, रिसोर्सेज भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये सब हम तब कर पाएंगे जब हमें किसी चीज की लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस पता हो, उसकी पोजीशन पता हो, उसका स्पेशल पैटर्न्स पता हो। तो ये सब जब हमको मालूम होगा तब हम कहीं ना कहीं जो है डेवलप कर पाएंगे। कंट्रीब्यूशन ज्योग्राफी इन्हीं सब डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करती है। इसरो, नासा, ये सारे जो इतना काम कर पा रहे हैं, आज हम चंद्रमा तक पहुंच चुके हैं, हर जगह तक पहुंच चुके हैं। अगर हमको बेसिक ये स्पेशल पैटर्न्स के बारे में नहीं पता होगा तो हम यहाँ तक ये सब नहीं कर पाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं द अर्थ आर होम। अर्थ क्या है? हमने ज्योग्राफी तो जान ली कि ज्योग्राफी क्यों जरूरी है, ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं, क्या नहीं पढ़ते। अब हम अपनी अर्थ को जानते हैं। अर्थ क्या है? हमारा घर है। हमारे साथ साथ बहुत सारी स्पीसीज, एनिमल स्पीसीज, प्लांट स्पीसीज, उनका भी घर है, उनको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, बेसिक रिसोर्सेज प्रोवाइड कराता है। तो अर्थ के अंदर, अर्थ इज नॉट जस्ट अ प्लैनेट, इट्स आवर होम एंड होम टू काउंटलेस लिविंग बीइंग्स। बहुत सारी चीजों का ये घर। इट्स सरफेस इज डाइवर्स विद वेरियस फिजिकल फीचर्स सच एज, यहाँ पर आप देखते हैं अर्थ के ऊपर बहुत सारी फिजिकल फीचर्स हैं। यहाँ माउंटेन्स मिलेंगे, प्लेन्स मिलेंगे, प्लेट्यूज मिलेंगे, बहुत सारे आपको स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर्स मिलेंगे जो हम जियोलॉजी या जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं। इसके अलावा माउंटेन्स, माउंटेन्स क्या होते हैं? माउंटेन्स अर्थ का जो पार्ट होता है जो ऊंचा हो, स्लोपी हो। माउंटेन्स भी कई टाइप्स के होते हैं, जैसे कि रेसिडुअल माउंटेन, न्यू फोल्डेड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स। ये माउंटेन का टॉपिक जब होगा उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि माउंटेन कैसे बनते हैं, किन किन प्रोसेस से माउंटेन बनते हैं, माउंटेन का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। तो ये सारी चीजें माउंटेन्स वाले टॉपिक में। लेकिन बेसिक इंट्रोडक्शन के लिए हमारे अर्थ के फिजिकल जो फीचर्स है उसमें माउंटेन्स भी आते हैं। माउंटेन्स में आपको वैल्यूएबल रिसोर्सेज मिलते हैं, मिनरल्स वगैरह आपको माउंटेन्स में बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाते हैं। इसके अलावा प्लेन्स है। प्लेन्स क्या होता है? एक फ्लैट एरिया होता है जहाँ पर आप कल्टीवेशन कर सकते हो, जहाँ पे सिविलाइजेशन ग्रो कर सकती है। आपने देखा होगा हिस्ट्री में जितनी भी सभ्यताएं हुई हैं, चाहे आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हो, ये सारी सिविलाइजेशन कहाँ पे डेवलप की? प्लेन्स में, या नदियों के किनारे। नदियां ही तो प्लेन्स को बनाती है। हमारा जो गैंगेटिक प्लेन है, गंगा यमुना का मैदान जिसे कहते हैं, वो कितना प्रॉस्पेरस एरिया है, कितना समृद्ध एरिया है। आप हिस्ट्री में जाएं तो बड़े बड़े एम्पायर, चाहे गुप्ताज एम्पायर हो, मौर्यन एम्पायर हो, सब वही तो गैंगेटिक प्लेन्स में ही तो बने हैं। तो इस तरीके से प्लेन्स जो है प्रॉस्पेरिटी में, फार्मिंग, सेटलमेंट्स, इनके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, ये फिर से प्लेन्स आ गया है। रिवर्स, रिवर्स क्या होती है? वाटर बॉडीज है, माउंटेन से निकलती हैं। इसके अलावा फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा सोर्स होती हैं, इनसे हम ट्रांसपोर्टेशन भी कर पाते हैं। जैसे हुगली रिवर है,
बंगाल, वेस्ट बंगाल या कोलकाता का बहुत ज्यादा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रेड होता है, वो कहीं ना कहीं हुगली रिवर के जरिए होता है। तो ये वाटर बॉडीज है, ये हमको फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराता है, फार्मिंग के लिए काम आता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम आता है। अब आते हैं ओशियंस पे। ओशियंस क्या है? बहुत बड़ी वाटर बॉडीज है जिसमें सॉल्टी वाटर होता है। ये हमारे जो इकोसिस्टम होता है उसको बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी होता है। जैसे ओशियन करेंट्स होते हैं, समुद्री जलधाराएं जो होती हैं, ठंडी जलधाराएं, गर्म जलधाराएं जो होती हैं, वो क्लाइमेट के लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं। अगर कहीं पे क्लाइमेट ठंडा है और वहां पर गर्म जलधाराएं पहुंच जाए, हॉट करेंट्स पहुंचे, तो वहां पर जो टेम्परेचर है वो कम होता है। मॉनसून के लिए भी जो ओशियंस होते हैं बहुत जरूरी होते हैं। ओशियन जो होते हैं एक बहुत बड़ी स्पीसीज के लिए हैबिटेट होते हैं। तो ओशियन लार्ज वाटर बॉडीज हैं जो कि हमारे अर्थ का 70% पार्ट जो है इसी से कवर है। इसके अलावा क्लाइमेट रेगुलेशन के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए ओशियन हेल्पफुल होते हैं। तो हमने अर्थ जो है, हमारे अर्थ में क्या क्या देख लिया? माउंटेन देख लिए, प्लेन्स देख लिया, रिवर्स, प्लेट्यूज भी होता है। प्लेट्यू जो होता है प्लेन से कंपैरेटिवली ऊंचा होता है, माउंटेन से थोड़े एक्सेप्शन जो है वो तिब्बत प्लेट्यू जो है वो इसका एक्सेप्शन है। प्लेट्यू जो होता है कंपैरेटिवली प्लेन से ऊंचे और माउंटेन से नीचे होते हैं, लेकिन तिब्बत प्लेट्यू जो अपने आसपास के माउंटेन से भी काफी ऊंचा है। तो वो कुछ एरिया जो होता है ऊंचाई, ऊपर से फ्लैट होता है, तो उसको प्लेट्यूज बोलते हैं। प्लेट्यूज जो होते हैं मिनरल के लिए बहुत ज्यादा रिच होते हैं। जैसे हमारे यहाँ छोटा नागपुर प्लेट्यू है, सबसे ज्यादा मिनरल रिसोर्सेज जो है वहीं पाए जाते हैं वहां पर। इसी वजह से स्टील इंडस्ट्री, उसी के आसपास जो है एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, ये सारे प्लांट्स जो है, इंडस्ट्रीज जो है वहां पे बनाई जाती हैं। तो हमने ये अपने अर्थ में देखा। अब हम देखते हैं वही फिजिकल फीचर्स जो अभी हमने पढ़े। हमारे फिजिकल फीचर्स में क्या क्या आता है? ओशियन, माउंटेन्स, लेक्स, इसके अलावा प्लेन्स, प्लेट्यूज, ये सारी चीजें उसमें आती है। डेजर्ट भी उसमें आता है। और ये जो इसके अलावा वाइल्ड लाइफ आती है। ये जो एरियाज हैं, ये जो माउंटेन्स है, कहीं के माउंटेन्स ऊंचे होंगे, कहीं के माउंटेन्स नीचे होंगे, कहीं प्लेन फर्टाइल हो सकता है, कहीं कम फर्टाइल हो सकता है। ये जगहें जो होती है एक दूसरे से वेरी कर सकती हैं, अलग अलग हो सकती है, पर सभी जगह ये सारे फीचर्स आपको कम या ज्यादा मात्रा में दिखाई दे जाए। जैसे ये ओशियन का आपको दिया, ओशियन, रिवर्स, प्लेन, माउंटेन्स। मैंने आपको समझाया था कि अर्थ के जो फीचर्स है किस तरीके से। ओशियन जो है वाटर बॉडी है, सॉल्ट वाटर होता है। इसके अलावा रिवर्स जो है ड्रिंकिंग वाटर, पीछे जो हमने पढ़ा है वही सारी चीजें इसमें है। अब द कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी में हम क्या क्या शामिल करते हैं? जैसे ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट क्या है, ज्योग्राफी में कौन कौन सी चीजें हम पढ़ेंगे या किस चीजों को इंक्लूड करेंगे, वो ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट कही जाती है। जैसे होम एंड हैबिटेट, ज्योग्राफी जो है वो होम है, हैबिटेट के भी रूप में काम करती है। इसके अलावा इसके बहुत सारे फिजिकल फीचर्स हैं। ह्यूमन एलिमेंट्स भी हैं। ह्यूमन एलिमेंट्स ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमें अर्थ के साथ जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके साथ हमको अगर कॉपरेशन करना है या उसको डेवलप करना है तो हम भी तो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। नदियों के ऊपर ब्रिज बना देते हैं, माउंटेन्स को काटकर सड़क बना देते हैं, या बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज। कई जगह पर हम आर्टिफिशियल लेक बनाते हैं, पॉन्ड बनाते हैं, डैम बनाकर वाटर को स्टोर करते हैं। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन एक्टिविटी बोलते हैं। तो इसके कॉन्सेप्ट में तीन चीजें शामिल हैं, होम एंड हैबिटेट, फिजिकल फीचर्स एंड ह्यूमन एलिमेंट। अब होम एंड हैबिटेट में हम क्या देखेंगे? ये जो है बहुत सारी जो स्पीसीज है, बहुत सारी ह्यूमन बींग्स है या लिविंग बींग्स है, उनका घर है। यहाँ पर हर तरीके के स्पीसीज पाई जाती है, लेकिन अलग अलग जगह पर अलग अलग हो सकती है। जैसे कि इक्वेटोरियल रीजन में अलग होगी, टेम्परेट जोन में अलग होगी, पोलर रीजन या फ्रिगेट जोन में अलग होगी। तो इस तरीके से इनकी जो स्पीसीज है अलग अलग जगह पर अलग हो सकती है, लेकिन हर जगह पर कहीं ना कहीं आपको स्पीसीज मिल ही जाएंगी। Earth is not just our planet; it's our home, a home for home and habitats of countless other species. The varied physical features like mountain, river, plain create different environment where various plants and animals thrive. ये बहुत सारे जानवरों का, प्लांट्स का घर है। यहाँ पर अलग अलग तरीके के प्लांट्स भी मिलेंगे, एनिमल्स भी मिलेंगे, ह्यूमन भी हैं, बहुत सारी चीजें। वैसे तो एनिमल्स में ही ह्यूमन को काउंट कर लिया जाता है। हम बायोलॉजी में दो ही चीजें पढ़ते हैं, या तो प्लांट को पढ़ते हैं या एनिमल को पढ़ते हैं, तो हम भी एनिमल में ही आ जाते हैं। इसके अलावा इसके फिजिकल फीचर्स आपने देखे, माउंटेन्स होता है, ओशियन होते हैं, प्लेन्स होते हैं,
अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के रिसोर्सेज पाए जाते हैं। प्लेन्स जो होते हैं वो ज्यादा फर्टाइल होते हैं, वहां पर रहना आसान होता है, वहीं कंपैरेटिवली प्लेट्यूज या माउंटेन्स पे रहना कठिन होता है। तो ये सारे एलिमेंट्स है इसमें शामिल होते हैं। द अर्थ सरफेस इज मार्क्ड बाय डाइवर्स फिजिकल फीचर्स, दीज इंक्लूड्स माउंटेन, हिल्स, वैलीज, प्लेन्स, प्लेट्यू, ओशियंस, लेक्स, डेजर्ट and wilderness areas. Each of these features affect how people and animals live. For example, mountains can barriers to travel but also are sources of minerals and fresh water. जैसे अलग अलग जगह पर रहने की कंडीशन अलग अलग हो सकती है, लेकिन ये सारे जो बैरियर्स है, जैसे माउंटेन है, माउंटेन पर रहना कठिन है पर माउंटेन पे मिनरल रिसोर्सेज अच्छे मिल जाते हैं। प्लेट्यूज पे भी रहना थोड़ा सा कठिन है पर वहां पे मिनरल रिसोर्सेज बहुत अच्छे मिल जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे ह्यूमन एलिमेंट। ह्यूमन एलिमेंट्स में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम अर्थ को या हमारा जो होम हैबिटेट है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, हम किस तरीके से अपनी ज्योग्राफी को चेंज करते हैं, अपने एनवायरनमेंट के साथ काम करते हैं। जैसे ज्योग्राफी, हमें जो नेचुरल रिसोर्सेज मिले, रेत मिला, मिट्टी मिली, हमने उसका इस्तेमाल करके घर बना दिया, लकड़ी का इस्तेमाल करके फर्नीचर बना दिया, शहर बना दिया, कस्बा बना दिया, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी, सैटेलाइट्स भेज दिए स्पेस में। तो इस तरीके से ये ह्यूमन एलिमेंट्स हैं जो ज्योग्राफी में भी शामिल होते हैं और हमारी ज्योग्राफी को या हमारे एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। आप देखेंगे इन एडिशन टू नेचुरल फीचर्स द अर्थ इज ऑल्सो शेप्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। अर्थ को ह्यूमन एक्टिविटीज ने चेंज किया है या इन्फ्लुएंस। ओवर टाइम पीपल हैव बिल्ट सिटीज, रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स, मार्केट्स एंड अदर स्ट्रक्चर। दीज ह्यूमन मेड एलिमेंट्स आर वाइटल फॉर ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। हमने शहर बनाए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए कनेक्टिविटी बिल्ड की, तो इससे क्या हो पा रहा है, हम एक दूसरी जगह पे कनेक्ट कर पा रहे हैं। आज हम पहले अगर हम सोचे इंडिया से, जब कोलंबस हमारे यहाँ आया सॉरी वास्को डी गामा हमारे यहाँ जब आया तो उसको बहुत लंबा ट्रेवल करना पड़ा होगा, कितना रास्ता घूमना पड़ा होगा, तब हमारे यहाँ पहुंचा होगा। लेकिन आज हमने कनेक्टिविटी इतनी स्ट्रॉन्ग कर दी है, एक दूसरे को जोड़ दिया कि हम आसानी से एक से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं। एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, लैंड के थ्रू कनेक्टिविटी हमने एक हद तक डेवलप कर दी है। अब देखेंगे इस टॉपिक में इंटरेक्शन ऑफ नेचर एंड सोसाइटी, कि किस तरीके से जो नेचर है और ह्यूमन का इंटरेक्शन होता है। आपको मैंने शुरू में बताया कि पहले जो हम इवोल्यूशन हमारा हो रहा होगा, मानव का जब विकास हो रहा होगा, तो हम किस तरीके से रहते होंगे। जैसा कि नेचर ने हमको जैसे कंट्रोल किया, हम वैसे ही काम करने लगे। हमको खाने को हम हंट करते थे या हमको जो भी चीजें मिली हम अर्थ के ही अकॉर्डिंग या अपने नेचर के ही अकॉर्डिंग अपनी एक्टिविटीज को आगे बढ़ाते थे। जैसे शुरुआत में एक टर्म आप ट्वेल्थ क्लास में इसको पढ़ेंगे जिसको हम बोलते थे डिटर्मिनिज्म या एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, नियतिवाद। नियतिवाद में क्या होता है कि हमारे ऊपर जो कंट्रोल है वो नेचर का है, हमें जो खाने को मिलेगा या जो नेचर हमको खाने को देगा वैसा ही हम खा लेंगे। जैसे आप देखते थे कुछ समय पहले तक गाजर जो है, कैरेट जो है, वो सर्दियों के सीजन में ही होती थी, आज हम कभी भी उगा सकते हैं। तो पहले क्या होता था, जैसा अर्थ हमको पुश करती थी हम वैसे ही फ्लो करते, हमारा नेचर हमको जैसे फ्लो करता था हम वैसे ही चलते थे। पर आज हम नेचर को थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आज हम किसी भी मौसम में खेती कर सकते हैं। अगर हमारे पास पानी की कमी हो या मिट्टी ना हो तो हम एरोपोनिक्स करते हैं, हवा में खेती करना सीख गए। बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप कर ली, लेकिन शुरुआत में ये सारी चीजें नहीं थी। तो किस तरीके से ह्यूमन ने नेचर के साथ इंटरेक्ट किया और उसको चेंज किया। The physical environment provides the setting for human activities. For instance, fertile plains are ideal for agriculture, leading to development of village and town. Similarly, rivers have historically crucial for transportation and trade, influencing where cities are located. शुरुआत में हमने बात की कि हमेशा जो सिविलाइजेशन जो होती है वो नदियों के किनारे ही क्यों बनी होती है। जितने भी हमारी आईबीसी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, या हमारे कल्चर को जो है वो हमारी ज्योग्राफी इन्फ्लुएंस करती है, उसको प्रभावित करती है। हमने शुरुआत में हमें जो रिसोर्सेज मिले उनसे हमने शहर बनाए, बिल्डिंग्स बनाई, बहुत सारे इंस्टीट्यूट बनाए, कनेक्टिविटी ला दी, सारी चीजें कर दी और कहीं ना कहीं हमने इस तरीके से अपने सोसाइटी को
सोसाइटी और नेचर को एक दूसरे के साथ मिलाने की कोशिश की। पर आज के समय में हम देखें, हम बहुत ज्यादा अपने नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम अपने दिमाग का ना बहुत गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जहाँ कंस्ट्रक्शंस नहीं किए जाने चाहिए हम वहाँ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। जो सेंसिटिव एरियाज है, खासकर माउंटेन है, वहां पर हम इतना ज्यादा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कि डिजास्टर आते रहते हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अब हमारे नेचर को हार्म भी कर रही है और नेचर उसके अगेंस्ट में रेस्पॉन्स कर रहा है। जैसे आपने कल या परसों ही देखा होगा कि उत्तरकाशी का जो धराली विलेज है, वहां पर किस तरीके से बादल फटा, एकदम से पानी का ब्लास्ट जैसा हुआ और पूरा वो आसपास का एरिया जहाँ पर टूरिज्म के लिए होटल वगैरह बनाए गए थे, पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। तो कहीं ना कहीं हम नेचर के साथ बहुत ज्यादा छेड़छाड़ करेंगे तो उससे हमें रिस्पॉन्स भी उसी तरीके के खतरनाक मिलेंगे, हमारा नुकसान होगा। तो किस तरीके से ह्यूमन और नेचर का इंटरेक्शन होता है, सोसाइटी में किस तरीके से नेचर के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, तो ये सारी चीजें जो है इस तरीके से समझ आती हैं। तो आज हमने इस चैप्टर में बेसिक सा टॉपिक पढ़ा कि ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट के रूप में क्या है, कैसा है, क्या चीजें जो है ज्योग्राफी में शामिल होती हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं इसमें शामिल होते हैं, जैसे ह्यूमन हैबिटेट, फीचर्स या ह्यूमन एलिमेंट क्या है, फिजिकल फीचर्स इसके क्या है, ये सारी चीजें हम इसमें शामिल करते हैं। तो आज आपका एक बेसिक सा आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो मैंने इस टॉपिक में डिस्कस नहीं किया। आप ढूंढ कर कमेंट करेंगे कि फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहा जाता है, हु इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी, तो आप कमेंट में से लिखें। इसके अलावा इस चैप्टर से हमने ये समझा कि ज्योग्राफी जो है वो कोई सब्जेक्ट नहीं है, एक जर्नी है जो हमें बताती है कि हमारा एनवायरनमेंट कैसा होगा, हमारी पूरी दुनिया कैसे चलेगी। तो ये एक इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट है जो कि हमें दुनिया को समझने में और नॉलेज गेन करने में हेल्प करता है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आज ही फ्यूके एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें और इस चैप्टर को और डिटेल में पढ़ें। थैंक यू सो मच।